आगे देखो बच्चों, इफ़न की जो दादी थी वो किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि वो एक ज़मींदार की बेटी थी। जबकि उसका ससुराल में जो था माहौल था वो मुस्लिम मौलवी परिवार से था। ये एक ज़मींदार की बेटी थी, दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए भी तरस गई जो वो अपने गांव में खाती थी। जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था, बस मायके जाती तो लपट छपड़ कर इफ़न की दादी जी भर करके खा लेती थी। अपने गांव जब भी जाती थी तो वो खूब दूध दही का आनंद लेती थी, लेकिन ससुराल में ये चीज़ के लिए वो तरस गई थी। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता था। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने फिरते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रहती, क्योंकि उनको समझने वाला और उनकी भाषा को बोलने वाला, उनके दुख दर्द को समझने वाला उनको कोई भी अपना नहीं लगा। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ़, तो बिगड़ गई कि आपको जहाँ पर जिस भी जगह आपको दफन किया जाना है तो वो कहाँ पर ले जाया जाए, यानी करबला या नजफ़, जो तीर्थ प्रमुख एक स्थान है इस्लाम धर्म में। तो वह बोली, ए बेटा जौन, यानी पूर्वी भाषा बोलती थी, तू से हमरी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दी हो, यानी अगर तुझसे मैं नहीं संभाली जाती हूँ या मेरी लाश नहीं संभाली जाती मरने के बाद तो मुझे अपने घर लखनऊ भेज देना, अपने घर भेज देना। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें वह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। कस्टोडियन यानी जो सरकारी उसमें जा चुका है, सुरक्षा में कोई भी आगे पीछे नहीं था, और जब वहाँ उनका जहाँ पियर था, मायका था, वो अब कस्टोडियन की उसमें सरकार के उसमें अधीन हो गया था वो मकान। तो वो याद नहीं रहे कि अब घर कहाँ है। मरते वक्त को किसी ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह जाती है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है कि जब भी उसकी अंतिम अवस्था होती है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है, कि मरने के बाद उस जो व्यक्ति मर रहा है उसकी क्या मनोदशा रहती है, किस प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं। तो एक तरह से कथाकार अपनी एक अनुमान लगा रहा है कि मनुष्य तो सपने जो भी उसके साथ बीते अच्छी यादें वो देखता है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। एक ज़मींदार की बेटी थी, खूब दूध घी खाती हुई, खाते पीते अच्छे ख़ानदान से आई थी। कच्ची हवेली थी, कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, यानी सारे धीरे धीरे उनको वो अपनी बातें याद आने लगी। और इसके साथ ही और उन्हीं की तरह जो बूढ़ा हो चुका था, ऐसी ही मीठी मीठी कई ऐसी यादें। आगे देखिए, उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था, ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। यह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ़ कैसे जा सकती थी। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनका जो पैतृक गांव था, मायका जो था, वहीं पर ही उनका जो अंतिम समय में मरने के बाद उनको वहाँ पर ही दफनाया जाए, उसी भूमि पर दफनाया जाए, क्योंकि वो अपनी उस जगह को, अपने गांव को नहीं भुला पाई थी। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थे। जो इफ़न के पिताजी थे वो उनका जो नौकरी थी वो उस समय कहाँ पर थी, बनारस के फातमैन में। तो वो ले जाना वहाँ पर संभव नहीं हुआ उनके गांव, तो उनको वहीं पर ही फातमैन में, बनारस में ही दफनाया गया, क्योंकि नौकरी वहीं पे थी। इफ़न कहाँ गया हुआ था जब दादी की मौत हुई थी? स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया है, क्योंकि इनके बीवी बोलते हैं, और इफ़न की दादी बीवी कही जाती थी। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था, चौथे यानी वह चौथी कक्षा में पढ़ता था, और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। वो नई जगह पे था, अपने पिता के
जो नौकरी थी उनकी बनारस में थी, वहाँ पर 4वीं कक्षा में पढ़ता था एक स्कूल में, उसकी दोस्ती वहाँ स्कूल में टोपी से हुई थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी और अपनी बाजी यानी जो बड़ी बहन छोटी बहन थी उससे भी था, छोटी बहन नुज़त से था, बड़ी बहन से था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा ही प्यार किया करता था। आगे देखिए, आगे देखिए पाठ में क्या होता है, देखते हैं। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अब्बू, उसकी अम्मी और वाजी और छोटी बहन नुज़त से था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा ही प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट और मार भी लिया करती थी। वाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाते थे। यानी सभी जो थे इफ़न को कुछ ना कुछ कहते रहते थे। नुज़त को जब भी मौका मिलता, जो छोटी बहन थी, उसकी कॉपियों पर वह तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी ही थी इफ़न के घर में जो उसको समझती थी, जिसने कभी भी इफ़न का दिल नहीं दुखाया था। वह रात को भी उस बहराम डाकू, अनार की परी, 12 बुर्ज, अमीर हमज़ा, गुलब काबली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। जब भी इफ़न रात में दादी के पास जाता और सोता तो वो उनको कई तरह की कहानियाँ सुनाती थी, जिनमें ये नाम आए हैं कि कौन कौन सी कहानी वो उनको सुनाती थी। बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब काबली, हातिम ताई, पंचफुल्ला और रानी की कहानियाँ। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ, एक मुल्क में एक बादशाह रहा। तो इस प्रकार से बच्चों वो इफ़न को कहानी सुनाती थी। जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक ना हो, जिसका संरक्षण करने वाला कोई विभाग हो, यानी वो घर जो था उसका जो शब्दार्थ है कस्टोडियन में रह गया आ गया था, तो उसके लिए आया है। फिर आम की गुठली से उगाया गया आम का पेड़, बीजू जिसे कहा गया है, बहुत सारी, वाजी, बड़ी बहन, न्यायालय, पवित्र और देश। यहाँ पर पाक किसके लिए आया? पवित्र के लिए आया है। सोता है संसार, जागता है पाक, पवित्रता के लिए आया है। और 19वां जो है मुल्क यानी देश के लिए आया है। तो सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आँखों की नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ, एक मुल्क में एक बादशाह रहा। तो इस प्रकार से बच्चों वो इफ़न को कहानियाँ सुनाती थी। आगे देखिए, दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया, क्योंकि दादी तो वैसे पूर्वी भाषा बोलती थी, अपने मायके की भाषा बोलती थी, वही उनको पसंद थी, तो उसे अच्छी भली लगती थी। परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, क्योंकि अब्बू चाहते थे कि वो उर्दू भाषा का प्रयोग करे, मुस्लिम भाषा का प्रयोग करे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। और मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोलने लागे है। यानी दादी तो बोलती थी, अब दादी के कुछ वर्ड्स किसने सीख लिए थे? कुछ शब्द इफ़न ने सीख लिए थे। और जब भी इफ़न बोलता था तो जो उसके पिताजी थे उनको पसंद नहीं था और वो उनको मना करते थे कि मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ और मैं इस तरह की भाषा बोलती हूँ और तेरे पिताजी तेरे को डांटते हैं, तो तू मत बोला कर, तू अपने अब्बा की ही बोली बोला कर। बात ख़त्म हो जाती, फिर कहानी शुरू हो जाती। तो बादशाह का किहिस की तुरते 1-2 ठो हिरन मार लिया हुआ। तो ये पूर्वी भाषा बोल रहे हैं, भोजपुरी भाषा में यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। टोपी जो था हिंदू परिवार से था और उसकी जो माँ थी वो उसी तरह की भाषा बोलती थी, तो वो उसको समझ में आती थी और वो दादी से प्यार करने लगा। जब भी वो उसके घर जाता था इफ़न के, तो यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी कि ये तो मेरी माँ जैसी है, माँ की जैसी भाषा बोलती है। अपनी दादी से उसे खुद को, जो उसकी दादी थी टोपी की, उससे तो उसे सख्त नफरत थी। नफरत, जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक ही थी। जब वह इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता।
इतना प्यार था उसको इफ़न की दादी से टोपी को कि जब भी वो उसके घर जाता तो किसी से बातचीत नहीं करता था, कम करता था, केवल उसकी दादी के पास ही जाता था। इफ़न की अम्मी और वाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही नहीं करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। ते काहे को जाथे उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, कि तुम जो है भाई बहन थे इफ़न के, उनके पास क्यों जाते हो मार खाने के लिए, चल इधर आ जा। और वह डांटती कहती, परंतु हर शब्द जो था वो बड़े प्यार से बोलती कि जैसे शक्कर का खिलौना बन जाता उसका कहा हुआ, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उसके पास चला जाता। आगे देखिए बच्चों, तोरी अम्मा कहा कर रही। जब भी वो इफ़न के घर जाता था तो उसकी दादी टोपी को पूछती, तेरी अम्मा क्या कर रही है। दादी हमेशा यही से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता है कि अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को ही अम्मा कहते हैं। यह शब्द उसको बहुत अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा, अम्मा, अब्बू, वाजी। फिर एक दिन गजब ही हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर अब होता था। लगती तो थालियाँ ही थी परंतु चौके पर नहीं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। बैंगन का भुर्ता उसे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी के घर का बताया है कि किस प्रकार से जो टोपी जो था वो खाना खाने बैठा, फिर उसने टोपी ने कहा कि अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता, क्योंकि उसको अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। अम्मी बोला उसने, ये शब्द कहाँ क्या बोला, अम्मी, जो उसने कहाँ पर सुना था, इफ़न के घर पर, अपने दोस्त के घर पर, क्योंकि वो अपनी माँ को क्या बुलाता था, अम्मी, और पिताजी को क्या बुलाता था, अब्बू। तो जैसे ही उसने अम्मी बोला, मेज पर जो सब खाना खा रहे थे उनके हाथ रुक गए। जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया, जो कि उसकी दादी थी वो भी पसंद नहीं करती थी कि ये कैसे आ गया, ये अम्मी शब्द क्यों बोला इसने। अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज़ यानी ये शब्द तुमने कहाँ से सीखा, सुभद्रा देवी ने सवाल किया। अब यहाँ पर भी देखो ये कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। तिलवा, तिल के लड्डू को बोला गया है। शब्द जो लफ्ज़ के लिए आया है, बल्कि पके आम के रस को सुखाई गई बनाई गई मोटी परत, अमावट, जो आम पापड़ होता है ना उसके लिए आया है यहाँ पर अमावट। तो उसने पूछा सुभद्रा देवी ने कि अरे ये तुमने ये शब्द कहाँ से सीखा, कि अम्मी मुझे भी और बैंगन का भुर्ता चाहिए। आगे देखिए बच्चों, ये देखिए इस तरीके से ये टोपी शुक्ला खाना खा रहा है और इसने अपनी माँ को अम्मी कहा। लफ्ज़, टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज़ क्या होता है माँ, कि शब्द लफ्ज़ क्या है, क्या बोला आपने, ये शब्द, ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है। टोपी की माँ ने कहा, दादी गर्जी, ये हम इफ़न से सीखा है। उसकी जो दादी थी उसने पहले सवाल किया कि ये अम्मी कहना तुमने कहाँ से सीखा। उसने कहा कि हमने तो इफ़न से सीखा है। कि उसका पूरा नाम क्या है, कि ये हम नहीं जानते हैं, हम तो उसको क्या कहते हैं, इफ़न ही कहते हैं। ते कौना मियाँ के लइका से दोस्ती कर ली है बायकारे, यानी राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। राम दुलारी की जो भाषा थी वो भी उसकी इफ़न की दादी से मिलती जुलती थी। तो उसने कहा कि कहीं हो ना हो इसने, टोपी ने किससे दोस्ती कर ली है, कोई मियाँ के लड़के से कर ली है, कोई मोमडन से या मुसलमान लड़के से इसने दोस्ती कर ली है, इसीलिए आज इसने ये शब्द कहा है, अम्मी। बहू तुमसे कितनी बार कहूँ, दादी ने कहा उसको, उसकी बहू को, उसकी माँ को, कि मेरे सामने इन गंवारों की तरह ज़बान ना बोला करो। किसने कहा, उसकी दादी ने, जो वो पूर्वी भाषा बोलती थी जैसे कि इफ़न की दादी बोलती थी। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी, तुम इस तरह की जो भाषा का प्रयोग करती हो वो मेरे सामने मत किया करो। लड़ाई का मोर्चा ही बदल गया।
दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, यानी दोस्ती कर ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी, बुरी हालत बनी उसकी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई जब उसने अम्मी शब्द कहा, और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। मैं ते फिर जैबे ओकारे घरे। हाँ, तो देखो ये फिर वही भाषा का प्रयोग किया जा रहा है इसमें। आगे देखो बच्चों, राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा कि उसने उसको अम्मी कहा था। ते फिर जैबे ओकारा घरे, यानी कि तुम उसके घर जाते हो क्या? हाँ, अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊं। तो उसने फिर उसको मारा। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा, कि उसका दोस्त है वो तो जाएगा। मुन्नी, बाबू और भैरव की उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। जो उसके भाई बहन थे सभी देख रहे थे, मुन्नी, बाबू और भैरव, कि किस तरह से आज उस टोपी की पिटाई हो रही है। हम एक दिन एक को रहीम कबाब जी की दुकान पर कबाब खाते देखा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, मतलब उन्होंने और नमक मिर्च लगाकर टोपी के लिए और उसकी माँ को भड़काया कि इसको हमने एक दिन रहीम कबाब वाले के यहाँ भी देखा था कि ये वहाँ पर कबाब खा रहा था। कबाब यानी जो मीट। राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असली बात क्या थी, टोपी ने उनको देखा था, मुन्नी और बाबू को, रहीम कबाबची के यहाँ पर खाते हुए, जबकि उन्होंने उस पर उल्टा वार कर दिया कि टोपी को देखा था। असलियत कुछ अलग थी। टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे इकन्नी रिश्वत दी थी कि तुम उसे घर पर नहीं कहना। टोपी को ये मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था, इधर की बात उधर नहीं करता था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई भी बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी, यानी घर पर नहीं बताया था। तू हमें कबाब खाते देख रहे हो, न देखा रहा वो दिन, तुम मुन्नी बाबू ने कहा कि टोपी ने जब अपने भाई बहनों से सवाल किया कि तुमने मुझे देखा क्या, कि हाँ उस दिन तुम खा रहे थे ना, मुन्नी बाबू ने कहा। तो देखो आगे क्या होता है बच्चों, तो तुमने उसी दिन ही क्यों नहीं बताया माँ को? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा, क्योंकि सभी घर में उसके पीछे पड़ गए थे और उसकी पिटाई भी खूब हुई थी, कोई उसको समझने वाला नहीं था। वो टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, यानी कुछ ना कुछ कह सकता था वो। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन जब वह स्कूल में इफ़न से मिला, यानी जब वो बात हो गई थी कि उसने अपनी माँ को अम्मी कहा और खूब उसकी पिटाई हुई, दूसरे दिन वो स्कूल गया और स्कूल जाकर उसने इफ़न को अपनी बात सारी बताई। उसने सारी बात बता दी इफ़न को, अपने मित्र को। दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। जुग्राफिया यानी जो भूगोल की कक्षा होती है उसका पीरियड, उस विषय का घंटा छोड़कर वो वहाँ से निकल गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता। कबाब तो बहुत दूर की बात है, जबकि कबाब वास्तविक रूप से किसने खाया था? मुन्नी बाबू ने। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें। किसने कहा? टोपी ने, क्योंकि टोपी को इफ़न की दादी बहुत अच्छी लगती थी और वो उसको बात समझती थी, प्यार से बोलती थी जब भी इफ़न जाता था। और जो उसकी दादी थी टोपी की, वो बहुत सख्त स्वभाव की थी, तो उसने कहा यार हम अपनी दादी क्यों ना आपस में बदल लें। टोपी ने कहा तुम्हारी दादी हमारे घर आ जाए और हमारी तुम्हारे घर चले जाए, तुम्हारे घर चल जाए। हमारी दादी तो बोलियो तू ही लोगन को बोल थी। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा।
अब्बू यह बात नहीं मानेंगे कि पिताजी थोड़ा ना मानेंगे, अब्बू थोड़ा ना मानेंगे, और मुझे कहानी कौन सुनाएगा जो रात में मैं कहानी सुनता हूँ। तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है क्या? तू हमें 1-2 दादियाँ ना दे सकतो? तो टोपी ने अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी, क्योंकि वो चाहता था कि दादी, जो इफ़न की दादी थी, वो उसके घर आ जाए और टोपी की जो दादी थी वो इफ़न के घर चला जाए। तो ये देखो, बच्चों की बाल मन जो था, जहाँ पर उसको प्यार मिलता था, वो बात उसने अपने मित्र से बताई, अपने मित्र से शेयर की उसने, कि क्यों ना हम अपनी दादी ही बदल लें। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो हैं, इफ़न ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी, हाँ, तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी नहीं मर रही है। मरेगी कैसे? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त कौन आ गया? नौकर आया, और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। अभी ये दोनों दोस्त आपस में बात ही कर रहे थे कि क्यों ना हम अपनी अपनी दादी को बदल लें। उसी दौरान सूचना क्या आई कि इफ़न की जो दादी थी वो चल बसी, मर गई। इफ़न चला गया नौकर के साथ, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। कौन रोने लगा? टोपी, क्योंकि वो उसको भी बहुत लगाव था इफ़न की दादी से। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहाँ एक तरह से पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि घर पर मौत हो चुकी थी दादी की। घर भरा हुआ था, सभी मेहमान आ गए थे। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे कहीं ज़्यादा लोग उस समय थे। परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए वो पूरा घर ही उसको क्या लग रहा था? खाली लग रहा था, क्योंकि वो जब भी जाता था इफ़न के घर तो एक दादी ही पूरे घर में जो थी वो उससे बड़े प्यार से बातचीत करती थी। लेकिन दादी के न होने से, जबकि उसे दादी का नाम भी नहीं मालूम था, तो एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। जबकि उसे दादी का नाम तक मालूम नहीं था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता, क्योंकि वो केवल उनके प्रेम को देखकर ही उनके पास आता था। टोपी और दादी में आगे देखिए एक ऐसा संबंध हो चुका था कि इफ़न के घर इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे, कि एक जो वास्तविक रूप से प्रेम की भाषा होती है, जो अपनापन होता है, वो उसको अपनी दादी में न लगकर टोपी को इफ़न की दादी में लगा था। इफ़न के दादा अगर इस बात के लिए जीवित होते तो इस संबंध को न समझ पाते, टोपी के घर वाले भी न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था, यानी दादी ने, इफ़न की दादी ने, और टोपी शुक्ला ने। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। जो इफ़न का घर था, इफ़न के घर में भी जो हुक्म था उसके पिताजी का चलता था, उसके दादा का, उस समय उसके दादा का चलता था, और वो उन्हीं की भाषा को और उन्हीं मौलवीन बनकर उनको रहना पड़ता था। जो उनके रहन सहन उनके भाषा से उनके से अलग था। और इधर टोपी शुक्ला थी, टोपी शुक्ला था तो टोपी शुक्ला को भी घर में कोई पसंद नहीं करता था। उसके भाई बहन उसे तंग करते रहते थे। उसकी दादी जो थी सख्त स्वभाव की थी। तो जब इफ़न की दादी और टोपी शुक्ला आपस में मिले, आपस में बात की, तो उनको एक अपनापन दोनों में लगा और वो उनको पसंद करते थे। अब देखिए, दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का था। तोरी दादी की जगह अगर हमारी दादी मर गई होती तो ठीक होता, ठीक भया होता। इफ़न को क्या कहा टोपी ने कि तेरी दादी की जगह अगर मेरी दादी मर जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि वो हमेशा सख्त स्वभाव की है और मेरे पे गुस्सा करती रहती है, जबकि तुम्हारी दादी बहुत अच्छी थी और हमेशा प्यार से बोलती थी। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप होकर रोने लगे। टोपी ने देखिए आगे 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई
कि अब वह किसी के ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। यानी जो इरफान के पिताजी थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ से बनारस से, और वो कहीं दूसरी जगह दूसरे सरकारी बंगले में चले गए थे। तो सन 45 को 10 अक्टूबर को टोपी शुक्ला ने कसम खा ली कि वो किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि जब इरफान चला गया था तो उसको बहुत दुख हुआ था कि अगर जिसके पिताजी की पत्नी इस तरह से होती है तो वो आगे से भविष्य में कभी भी किसी से ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा कि उसके जाने के बाद उसे बहुत दुख हो। 10 अक्टूबर सन 45 का यूँ तो कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि इरफान इस तारीख को यहाँ से चला गया था। क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ, इसीलिए टोपी और अकेला हो गया। क्योंकि दूसरे कलेक्टर साहब जो आए थे उनकी जगह ठाकुर हरिनाम सिंह, उनके 3 लड़के थे। 3 लड़कों में से कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी ही बोलता था। दूसरे कलेक्टर साहब आ गए उसी बंगले में जहाँ इरफान रहता था। उनके 3 लड़के थे, डब्बू, बिल्लू और गुड्डू। बात यह थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने भी टोपी को मुंह नहीं लगाया, वो जानते भी नहीं थे। और टोपी का वहाँ आना जाना था तो उसने देखा तो उन्होंने इतना अच्छा नहीं समझा कि ये कौन है। टोपी को उन्होंने मुंह नहीं लगाया तीनों लड़कों ने। माली और चपरासी जो थे वो टोपी को पहचानते थे क्योंकि वो आता जाता रहता था, इसीलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे, जो हरिनाम सिंह के लड़के थे नए कलेक्टर साहब के। तो उन बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई। हाउस दैट, ये क्या है? हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली ऊपर उठानी है। हु आर यू? डब्बू ने कहा। कलेक्टर साहब के लड़के ने सवाल किया कि हु आर यू, तुम कौन हो? टोपी को देखकर तो उसने जवाब दिया, बलभद्र नारायण। टोपी ने जवाब दिया, हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया कि तुम्हारे पिता यहाँ पर कौन है? ये देखिए, इस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं तीनों बच्चे, और टोपी वहाँ पर आया और गेंद उसके मुंह पर लगी। तो उसने कहा, हु आर यू, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए हो? तुम्हारे पिताजी कौन हैं? फिर देखिए, भृगु नारायण। बिल्लू ने अंपायर को आवाज़ दी, ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? क्या हमारा कोई चपरासी है क्या ये? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मजदूर दागदर हैं। दागदर यानी डॉक्टर हैं। इनके पिताजी जो हैं वो मशहूर डॉक्टर हैं यहाँ पर। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने कहा, यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बिल्लू ने कहा। तो उसको इस तरीके से कहा, ये तो बहुत ही अलग तरह से लग रहा है, क्लमजी लग रहा है बच्चा। तो टोपी अकड़ गया। तनी ज़बनियाँ संभाल के बोलो। क्यों? क्योंकि उसको तो वही भाषा आती थी। एक लप्पड़ में तुम नाच ले गए हो, यानी एक लप्पड़ पड़ेगा तो तुम नाच लोगे। ओह यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने एसेशियन को शुष्कार दिया, और उस डॉगी ने, उसके कुत्ते ने, एसेशियन ने उसके काट लिया टोपी शुक्ला को। अब इरफान तो था नहीं उसके घर में कि जो उसकी सुनता। नए आ गए थे, नए लोग आ गए थे, नए कलेक्टर आ गए थे, उनके लड़के। उसको एक भी आंख नहीं भाए टोपी को। पेट में 7 सुइयाँ बुकी, 7 सुइयाँ लगी, उसके इंजेक्शन लगे। टोपी के होश ठिकाने आ गए, सब उसको समझ में आ गई, अकल आ गई। फिर उसने, देखो ये मुहावरा आया बच्चों, अपने कोर्स में मुहावरा है, होश ठिकाने लगना, होश ठिकाने आना। फिर उसने अपने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख ही नहीं किया। 7 सुइयाँ लग गई और ऐसा अपमान हो गया तो वो वहाँ पर कभी नहीं गया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि अब वह आखिर करे तो क्या करे।
एक वही तो एकमात्र उसका दोस्त था जो उसे अपने अपने घर की, अपने मन की बात कहता था। और एक उसकी दादी थी जिसके पास वो जाता था, उसके प्यार से उसकी भाषा को समझता था। आखिर वह क्या करे? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी जो थी सीता, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया। सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी लोग छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे। इसीलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि दोनों की स्थिति एक समान थी कि कोई भी उनको पसंद नहीं करता था घर में, और सभी उनको डांटते रहते थे। फिर देखो आगे, टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी और बाबू और भैरव का दाज करने वह बहुत पीटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। आपस में भाई बहनों में झगड़ा होता ही है, तो झगड़ा हो गया और मुन्नी बाबू और भैरव को मारने पर, उनका कुछ न कुछ बिगाड़ने पर चिढ़ाकर भागा, तो उसको बहुत पीटा गया, टोपी को, और वह कोठरी में ले जाकर उसकी जो नौकरानी थी उसने उसको समझाया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, जाड़े यानी सर्दी के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट आया, टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। यानी तीनों भाई बहन के लिए उनके तो नए कोट आए, और जो टोपी था उसका कोट दे दिया गया उतरा हुआ। मुन्नी बाबू का कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। फिर भी तो बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरा नहीं, तो वो टोपी को वो बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे भाई बहनों के तो नया कोट आया है और इसके पुराना आया है। तो टोपी ने वह कोट उसी वक्त उसकी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। दूसरी नौकरानी जो थी उसके बेटे को दे दिया कि मेरे को नहीं पहनना उतरन, ये तुम ले लो। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो नहीं ली जा सकती थी, इसीलिए तय हुआ कि टोपी ने अपने जिद के आगे ये कोट उसको दिया है नौकरानी के बच्चे को, तो ये इसके लिए अब कोट नहीं बनेगा, नया कोट नहीं आएगा। और टोपी जाड़ा खाए, यानी पूरी सर्दी खाए। सर्दी में वो उसको अब कुछ भी नहीं मिलेगा पहनने के लिए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, हम भात खाएंगे। टोपी ने कहा कि हम कोई सर्दी वर्दी नहीं खाने वाले, हम तो भात खाएंगे, चावल खाएंगे। तो सुभद्रा देवी बोली, जो उसकी दादी थी, तुम जूते खाओगे। तो उसने कहा आपको ही ना मालूम कि जूता खाया नहीं पहना जाता है। यानी वो उनसे जबान लगाने लगा। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तो कहा हम इनकी पूजा करें कि ये हम पे गुस्सा होती रहती हैं। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी ये मुहावरा आया है, आसमान सिर पर उठाना। राम दुलारी ने उससे पीटना शुरू किया। राम दुलारी कौन थी? टोपी शुक्ला की माता। तू 10वां में पहुँच गई बाट। सीता ने कहा तुझे दादी से टकराव केता ना चाहिए कि अब तू 10वीं में आ गया है और तुझे दादी से इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी।